क्योंकि मरने के बाद हम लोग एस्ट्रल वर्ल्ड जिसको कहते हैं वहां पे जाते हैं। लाइफ बिटवीन लाइव्स, जब पिछली मृत्यु हुई और उसके बाद ये वाला जन्म हुआ, तो उस मृत्यु और इस जीवन के बीच में आप थे कहाँ पर? पावर से आपके तड़ाई में है, लेकिन उससे पहले हमारा ये रहता कि हम बाकी चक्करों को भी एक्टिवेट करें। Hi everyone, this is Lokesh from Soul Freedom Show, Radical Life Purpose Coaching. I'm a life coach and a trainer in NLP and Life Purpose. और आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं संजीव मलिक जी इंडिया से। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं, स्पिरिचुअल एडवाइज़र हैं और टीचर भी हैं। संजीव मलिक जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम गुड, बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ जी, थोड़ा आप अपने बारे में बताएंगे इससे पहले हम पॉडकास्ट शुरू करें? मैं एक लाइफ कोच हूँ, बाय प्रोफेशन में इंजीनियर रहा था, लेकिन अभी करीब 10-11 सालों से लाइफ कोचिंग के इस फील्ड में हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर प्लस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। ज़्यादातर इसी टॉपिक पर मेरा काम रहता है आजकल। इस पर हमने बुक्स भी लिखी हैं, लगभग अभी टोटल 8 बुक्स लिखी जा चुकी हैं। अमेजोन पर हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मोस्ट जो चर्चित बुक है वो कर्मों की खेती के नाम से अमेजोन पर उपलब्ध है। तो ये बुक अभी लिखी जा चुकी हैं और इसके अलावा बहुत सी हमारी जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलते हैं। ठीक, हाँ जी, मैंने आपका प्रोग्राम लास्ट वीक अटेंड भी किया था फरीदाबाद में, जो दिल्ली के पास है। तो वहाँ पे आपका आश्रम भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, हमारा वो वृद्धाश्रम है। उसके साथ साथ वहाँ पर वृद्धाश्रम तो है ही, प्लस उसमें लगभग 300 लोगों की कैपेसिटी है और उसके साथ साथ वहाँ पर मेडिटेशन सेंटर भी है, गौशाला और मंदिर भी बना हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर भी है। उसी में हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते हैं। तो वो इसमें अभी जो डेवलपमेंट चल रही है, मेडिटेशन हॉल वहाँ पर बन रहा है और अलग अलग तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल वे में इसे बनाया गया है, वो आपने देखा भी है। तो उसमें सभी के सहयोग से बनाया गया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, और अभी कब तक खत्म हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है उसका? जी, कंस्ट्रक्शन इसका इस ईयर एंड तक या अगले ईयर के स्टार्टिंग फेज तक जाने का उम्मीद है। जी, आप थोड़ा अपना स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बताएंगे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई और आपके जो गुरुजी हैं उनके बारे में थोड़ा? बचपन से ही मुझे मेडिटेशन का शौक था, क्योंकि पिछले जन्मों की मेरी जर्नी इसी टाइप की रही है। मैंने अपने लगभग 30 जन्म पीछे जाकर देखे हैं, उससे पहले के भी बहुत सारे लाइफ देखे हैं। उसमें सभी में जो मैंने अपनी पर्सनल जर्नी देखी है वो सभी एज ए मेडिटेशन के फील्ड की या फिर एक रिसर्चर की या फिर एक स्कॉलर की, इस टाइप के अलग अलग जर्नीज मैंने देखी हैं। उसको मैंने अपने वीडियोस में भी इंक्लूड करके बताया है कि मेरी जर्नी क्या रही है। उसके वो सारी पूरे पुरानी हिस्ट्री पिछले जन्मों की जो थी, उसी कारण से इस जीवन में भी जो स्टार्ट हुआ वो हालांकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तो वेल टू डू नहीं थे, लेकिन बाकी सब चीज़ों में स्पिरिचुअल बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा था। तो वो बैकग्राउंड मिला, शुरू से गुरु भक्ति का सहारा मिला और मेडिटेशन में लगभग 7-8 साल की एज से कर रहा हूँ, जब तक मुझे समझ में आया। और 9 साल की एज में मुझे गुरु दीक्षा मिल गई थी। आज मेरे परमहंस गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, वो आज उनकी कृपा से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो जीवन भर के वो गाइड हैं, वो आत्मा के वो गाइडेंस देते हैं और उन्हीं की कृपा से ये सारी ब्लेसिंग से ये सारा जो है हमने मेडिटेशन जो भी सीखा है, सिखाया है। अब तक हमने हमारे चैनल पे टोटल हमारे सारे मिला के 50 लाख से ज़्यादा टोटल अलग अलग 5 चैनल हैं हमारे, फेसबुक और ये सब मिला के, और लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक जो मैसेज हम अपने गुरुदेव का पहुंचाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो वो पर्पज़ सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर हो रहा है। और आपसे भी यही, आपके थ्रू भी जो कनेक्ट कर रहे हैं आपकी लोगों को, तो वहाँ भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो डिवाइन लर्निंग जो हमने पिछले जन्मों में और इस जीवन में ली है वो आप सबके साथ शेयर की जाए। ठीक, तो पास्ट लाइफ में जो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि ये कैसे पता चले कि वो मेरी पास्ट लाइफ थी या मैं ऐसे ही रैंडमली किसी भी
लाइक आकाशिक रिकॉर्ड से मैं किसी की पास्ट लाइफ पिकअप कर रहा हूँ, वो कैसे कंफर्म होता है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, क्योंकि जिसको लेकर जाएंगे उसी को तो पास्ट लाइफ दिखाई देगी ना। और व्यक्ति जब खुद ही देखता है तो उसमें कोई डाउट है रह जाता है। मैं अगर सपना देखूंगा तो अपना ही देखूंगा ना। मैं अगर पास्ट लाइफ देखूंगा तो अपने से रिलेटेड ही तो देखूंगा ना। अगर मुझे कोई चीज दिखाई जाएगी तो मुझे किसी और की थोड़ी दिखाई जाएगी वो चीज। डेफिनेटली मेरे ही बारे में है, किसी दूसरे की चीजों को तो आप एक्सेस कर भी नहीं सकते। तो इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। वो खुद को ही आप खुद को देख पाते हैं। और जब आप अपना पास्ट देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये मेरा ही है। बेशक चेहरा बदल जाता है, आंखें बदल गई, आपका जो स्किन कलर है वो डिफरेंट है, आपकी जो पहनावा है डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपको ये क्लियर पता चलता है कि ये आप ही हैं। तो वो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है इससे, पास्ट लाइफ से? कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली वहां पे भी कंसेप्ट जो ओवरऑल देखो, हमारी जो सोल जर्नी है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। उसी सोल जर्नी का एक पार्ट है ये। उसी सोल जर्नी का एक पार्ट है जो ये दिखाया जाता है। उसी सोल जर्नी में जब हम एंटर करते हैं तो उसी में अलग अलग रूपों में वो चीज हमें दिखाई जाती है। जो अच्छा। जो वहां पर हम एक्सेस करते हैं वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम पर एक्सेस करके बताता है, राइट। लेकिन यहाँ हम जो बात करते हैं वो हम खुद से अपना पास्ट लाइफ देखते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता किसी भी टाइप का, वो अपना ही पास्ट लाइफ होता है। अच्छा अच्छा। और जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, तो पास्ट लाइफ में उसी को एक्सेस करते हैं या यस, इट इज थ्रू सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस माइंड ओनली, क्योंकि वो आप अपने माइंड की ही पावर से पीछे जाते हो। और उसी में आप एक तरीके से हिप्नोटाइज ही होते हो। हिप्नोटाइज होके ही आप अपने पास्ट को देख पाते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल वे होता है। मैंने हिप्नोथेरेपी भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ और खुद भी किया हुआ है, एनएलपी और हिप्नोथेरेपी की। तो इसमें क्या होता है कि आप हिप्नोटाइज होके करके किसी व्यक्ति को आप उसके अवचेतन मन तक एक्सेस करते हो। फिर अवचेतन मन के अंदर तो सारी ही रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब आप उसकी हिस्ट्री में उसको उस लेवल तक ले जा सकते हो जब उसकी एज 5 साल की, इसी जीवन में मान लो 5 साल, फिर 3 साल, 4, 2 साल, 1 साल, और फाइनली आप वूम के थ्रू, गर्भ से होते हो, उसको पीछे भी ले जा सकते हो। तो ये पॉसिबल है, बड़े प्यार से पॉसिबल है, क्योंकि अवचेतन मन में सारे रिकॉर्ड्स हमारे पड़े रहते हैं। जी, तो फ्यूचर का भी उसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं? यस, कुछ हद तक पॉसिबल है, कुछ हद तक। हमने बहुत से लोगों के फ्यूचर पार्ट भी देखे हैं, तो कुछ हद तक ये पॉसिबल होता है। बट उसका एक व्यू ही दिखाई देता है, ग्लिम्स ही दिखाई देता है, जो कि आपके प्रेजेंट कर्मास के हिसाब से होता है। अगर आपने कोई विश रखी हो तो आपका उसी जर्नी का एक पार्ट आपको दिखाई देता है, बट पूरा पूरा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ जी, क्योंकि कर्मा को चेंज भी कर सकते हैं, राइट? राइट, कर्मा चेंज किया जा सकता है, इसीलिए उसको पूरा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक उसे देखा जा सकता है। और जो आजकल ये मल्टीवर्स की थ्योरी है उसके हिसाब से भी काफी पैरेलल यूनिवर्सेस चल रहे हैं, तो शायद उसमें से एक या दो देख सकते हैं एक टाइम पे। यस, वो भी पॉसिबल है, कुछ कर पाना वो भी पॉसिबल है। हाँ जी, तो मतलब 100% कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा ही फ्यूचर में होने वाला है। यस, वो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे थोड़ा फोकस करते हैं हम, जो साइकिक पावर्स जिसको कहते हैं, या हिंदी में सिद्धीस कहते हैं, संस्कृत में, और भी कई नाम हैं उसके, बट उसमें जैसे टेलीपैथी हो गया, क्लैरवोयंस हो गया, एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो गया, तो इसमें थोड़ा फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो एक क्वेश्चन है कि मुक्ति और मोक्ष में क्या फ़र्क है? शायद वो मतलब थोड़ा अनरिलेटेड टॉपिक है, बट मेरे दिमाग में काफ़ी बार आता है। कई बार वो जो 2 नाम है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं कई बार। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब एक सोल की किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उस सोल के बारे में आमतौर पे हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से वो सोल जो है वो एक प्रेत शरीर धारण करती है। तो उसको कुछ टाइम के लिए एक प्रेत शरीर दिया जाता है जो कि लगभग 13 दिन तक रहता है। 13 दिन के बाद आइडियली उस व्यक्ति को प्रेत शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। इस चीज को हम कहते हैं कि उसकी मुक्ति हो गई। हम कहते हैं वो उसकी आत्मा यहाँ से मुक्त होकर आगे चली गई, आगे चली गई। लेकिन
वो फिर कुछ समय के बाद फिर से आएगी वापस, उसका दोबारा रीइंकार्नेशन होगा। जब बात मोक्ष की आती है या निर्वाण की आती है, मोक्ष और निर्वाण एक ही शब्द के कहने के अलग अलग तरीके हैं। निर्वाण का मतलब है अब इस व्यक्ति का जो रीइंकार्नेशन का जो टाइम था वो सब ओवर हो चुका है, इसने सारे अपने कार्मिक बंधन कट कर लिए हैं और इसकी फर्दर कोई डिजायर नहीं है, अब इसे दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है ऑल टुगेदर। तो ये क्लियर पता रहना चाहिए। एक सिर्फ और सिर्फ प्रेत योनि से मुक्त होने को मुक्ति बोल देते हैं, और दोबारा कभी रीइंकार्नेशन ना हो, दोबारा जन्म ना हो, इस चीज को हम परिपूर्ण रूप से मोक्ष बोलते हैं या निर्वाण बोलते हैं। एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, जिसे आप एनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं, पर एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जीते जी उस चीज को प्राप्त करना। मृत्यु के बाद जो है वो फिर अलग लेवल पर चीजें चली जाती हैं, यहाँ पर हम जीते जी पाने की बात करते हैं। जी जी, क्योंकि मरने के बाद हम लोग एस्ट्रल वर्ल्ड जिसको कहते हैं वहां पे जाते हैं, राइट। एस्ट्रल वर्ल्ड के तरफ हम जाते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मली स्पिरिट की बात करते हैं, जिसको हम एस्ट्रल वर्ल्ड या स्पिरिट वर्ल्ड बोलते हैं। वहां पर हमारी आत्मा होती है और उसी में हम लोग अपने हमारा जो ट्रेवल होता है, हमने उस सोल की वो जर्नी देखी है, अपनी आत्मा की वो जर्नी भी देखी है, और मैंने उसे अलग अलग वीडियोस में डिस्क्राइब किया है कि जब हम वहां जाते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है हमारे। उस कंसेप्ट को हम लोग अपनी भाषा में LBL बोलते हैं, लाइफ बिटवीन लाइव्स। जब पिछली मृत्यु हुई और उसके बाद ये वाला जन्म हुआ, तो उस मृत्यु और इस जीवन के बीच में आप थे कहाँ पर, उसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है और बताया है कि वहां पर क्या होता है। जैसे उसमें मैंने लाइफ रिव्यू के बारे में बताया, उसमें जो हम कार्मिक हिसाब किताब होता है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। इसके साथ साथ जो नरक स्वर्ग जैसी कंसेप्ट हैं वो भी वहां पर कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। इवन डिफरेंट लोक जो हैं, जैसे विष्णु लोक है, शिव लोक है, पितृलोक है, या अन्य ग्रहों के अन्य जो हैं वो लोक और भी होते हैं, उन सब की यात्रा भी की जा सकती है। हमने एंजेलिक वर्ल्ड भी देखा है उस जीवन में आगे जाकर। एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में मतलब जहाँ पर एंजल्स रहते हैं, जिसे हम लोग स्वर्ग लोक भी बोलते हैं, तो उसी में एक अलग अलग पार्ट होता है, पितृलोक भी होता है। तो ये सब चीजें भी वहां पर होती हैं। जी, तो वो हमारे सनातन धर्म में ये सब नाम दिए गए हैं, बट अगर कोई जैसे कोई क्रिश्चियन है या मुस्लिम है तो उनके अपने अलग अलग नाम होते होंगे सेम चीज के, डेफिनेटली उन्होंने अपने जो भी उसको कहें, लेकिन देखो हमारे में तो सनातन धर्म में तो बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत विस्तार से डिस्क्राइब किया गया, और हम कभी किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ना कह के या वैसे कोई फालतू के प्रलोभन नहीं देते। बात यह है कि सीधी सीधी कि आपकी यात्रा है, एक सोल की अलग अलग जन्मों की जर्नी है, जहां पर वो इम्प्रूव करने के लिए आती है। धरती एक तरीके से मैं मानता हूं कि एक प्रयोगशाला है, जहां पर एक पर्टिकुलर रोल, एक पर्टिकुलर वे आपको अपने वे में एक रोल प्ले करना होता है, और जब आप उस रोल को प्ले करते हो तो उसमें जो कमियां होती हैं उसका रिव्यू होना भी जरूरी है। जब आपको एक टास्क देकर धरती पर भेजा जाता है, जब आप वो टास्क पूरा करके वापस जाते हो तो आपका एक रिव्यू होता है, और उसके बेस पे आपको अगला जन्म फिर दिया जाता है कि आपने कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म किया। और ये सारा रिव्यू आत्मा खुद अपने लेवल पर ही करती है। बहुत से लोग ऐसा सुनते हैं कि कोई यमराज या कोई चित्रगुप्त आपका हिसाब किताब करता है। मेरा यह मानना है, कितना मैंने देखा है प्रैक्टिकली, कि कोई दूसरा आपका रिव्यू नहीं करता, आपकी आत्मा ही रिव्यू करती है। हाँ, कुछ लोग फैसिलिटेट करने के लिए कुछ एंजल्स होते हैं जो आपकी उस जानकारी को सामने लाने में मदद करते हैं, जो आपसे सवाल करते हैं, वो अपनी जगह पर होता है। लेकिन आमतौर पे वो सारी जो प्रक्रिया है वो आपके थ्रू ही होती है, आपके द्वारा ही होती है। यानी आप ही अपनी कमियों को देखते हो, आप ही उन्हें ठीक करते हो। मैंने जो अपना लाइफ रिव्यू जितना देखा था उसमें बार बार यही दिखाया जाता था, मतलब जो हमें दिखाया गया लाइफ रिव्यू में, मतलब आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप जीवन के कोई एक पर्टिकुलर घटना जैसे उन्होंने दिखाई गई, कि उस घटना को उन्होंने क्लियर दिखाया कि मैं वहां पर बैठा हूं और मेरे पिछले जन्म की एक स्टोरी की एक छोटा सा पार्ट उसमें दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि मैं वहां बैठा हूं और मैं किसी से बात कर रहा हूं, और एक व्यक्ति जो है, जो शायद भिखारी था, वो भीख मांगने के लिए आया और उसने हाथ आगे किया। तो ये मेरे रिव्यू में मुझे दिखाया जा रहा है, और उसने जब किया तो उसको बोला गया कि उसने मेरी तरफ मांगने के लिए इशारा किया, तो मैंने उसको मना किया। तो उसके बाद वो व्यक्ति गया नहीं, उसने जिद करने की वजह से मुझे तो कुछ चाहिए, कुछ दो कुछ दो।
तो मैंने देखा कि उसमें मैंने उस व्यक्ति को 2-3 बार तो ऐसे इशारा किया कि परे हो जाओ, लेकिन उसने नहीं माना। तो फिर मैंने उसे गुस्से से उसकी तरफ देखा कि जाते हो कि नहीं जाते? तो ये एक नेगेटिव पार्ट था। मुझे दिखाया गया कि देखो, फिर मेरे से पूछा गया कि ये तुमने ये ठीक किया? क्या तुमने ये ठीक किया? अब ये सवाल कोई और किसी से नहीं कर रहा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई काले भैंसे पर सवार आपको बोल रहा है कि नहीं ये तुमने गलत किया, तुम्हारे को सजा मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि जो जिनकी सोल जो है लोअर लेवल की होती होगी, उनके जरूर हिसाब जो है वो उस लेवल पर भी होता होगा। लेकिन आम तौर पे जो ये हिसाब होता है, ज्यादातर ये उसी लेवल पर होता है कि जहाँ पर आपसे पूछा जाता है, कि इवोल्ड सोल से पूछा जाता है कि भाई तुमने ये किया, क्या तुमने ठीक किया? और तुम्हारी आत्मा खुद से ही खुद को इवैल्यूएट करती है। जब तुम्हें लगता है कि हाँ, तुमने कुछ गलती करी है, तो डेफिनेटली फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये गलती है और मैं अगली बार इसमें और सुधार करूंगा। तो वो आपकी अगली लाइफ स्टोरी में लिख दिया जाता है कि भाई अब आपको अगला जो जन्म होगा उसमें आपको इस चीज का टेक केयर करना है। तो ये आपकी अगली लाइफ का एक लाइफ पर्पज बन जाता है। अच्छा। ये भी कहा जाता है कि जैसे लास्ट मिनट में जो हम थॉट हमारे दिमाग में आता है, विचार आते हैं, इंटेंशन आती है, उसी हिसाब से हमें आगे जाने को मिलता है। तो जैसे कहते हैं भगवान का नाम ले लेना चाहिए, तो उससे क्या, जिसको पश्चाताप शायद कहते हैं, कि पश्चाताप करने के लिए लास्ट मिनट में भी कर्मा क्लियर कर सकते हैं? लास्ट मिनट में भी कर्मा क्लियर होता है, ये भी बात सही है। पर बेटर है कि जीते जी ही कर्मा क्लियर किया जाए। लास्ट मिनट का क्या भरोसा कि आप उस समय किस रूप में होंगे, और कब कोई आए ये भी गारंटी नहीं तो नहीं है पता। ना। हाँ, कभी किस रूप में कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां मर गए, पता भी नहीं चलता। आजकल देखो लोगों को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाते हैं, तो कोई तैयारी थोड़ी होती है उनकी। इससे मच मच बेटर है कि तैयारी अभी से की जाए। अगर पश्चाताप ही करना है, व्हाई नॉट नाउ, हाँ जी, अभी वही किया जा साधना, सकता है। उसी को साधना कहते हैं। साधना भी है, उसके साथ साथ एक माफी प्रार्थना तो है ही ना। चाहे हम फॉरगिवनेस, हाँ। साधना नहीं भी कर रहे तो फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस करने से लाखों लोगों की लाखों समस्याओं का समाधान हमने होते हुए देखा है। हमने अपने चैनल पर प्रेयर डाली थी 2018-19 में, तो उसमें पोनो पोनो बहुत पोनो है। बहुत अभी भी हाँ। उसके मिलियंस में व्यूज गए हैं। लोगों ने उसके नीचे जो कमेंट लोग लिखते हैं कि केवल ये प्रार्थना करने से कि मैंने मन वचन कर्म से जो भी मैंने गलतियां की है, मैं भगवान से उसके लिए माफी मांगता हूँ, ये प्रार्थना करने से उनके दुख जो है वो बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं और जल्दी उनको रास्ता दिखने लगता है। जो चीज का सालों साल कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन उनको वो रास्ता दिखने लगता है। तो डेफिनेटली उसके लिए रास्ते हैं, परमात्मा ने उसके लिए बना रखे हैं। तो कम से कम परमात्मा कोई हमसे कोई दुश्मनी नहीं है कि वो यही चाहते हैं कि कम से कम तुम कभी माफी तो मांग लो। तुमने कोई गलती करी है, नहीं तो माफी तो मांगो, उसी की बात और हो रही होती है वहां पर। हाँ जी, और ये भी होता है कई बार कि हमें लगता है कि माफी क्यों मांगू, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है। लेकिन उसका यही है कि अगर गलत नहीं भी किया, लेकिन अगर दूसरे को दुख पहुंचा है, तो फिर भी राइट मांग ले। राइट। राइट राइट। होपोनोपोनो प्रेयर होती है। होपोनोपोनो प्रेयर में सिर्फ 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इन 4 लाइनों से किसी भी व्यक्ति को कर्मा को डिसोल्व होने में मदद मिलती है। हालांकि सारा कर्मा माफ होगा, तुरंत होगा, नहीं होगा, वो बहुत बड़ी बात है। अब किसी ने किसी को परेशान किया, दुखी किया, इमोशनली हर्ट किया, और वो माफी मांग लेता है। वो 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, कहीं ना कहीं उसकी सोल अंदर से पश्चाताप कर रही है, तभी वो बोलेगा। वरना लोग तो मांगते ही नहीं है माफी, लोग आजकल मांग तो के हाँ, राजी ही नहीं है। बड़े मुश्किल से मांग, क्योंकि अहंकार को चोट पहुंचती है। हाँ, अहंकार को चोट लगती है माफी मांगने में। दूसरी बात है कि हमें जो कल्चर मिली है, जो फिल्मी कल्चर, जो बॉलीवुड में हमें सिखाया जाता है बार बार, या बार बार एक ही चीज सिखाई जाए कि भाई अदले का बदला, अगर किसी ने हाँ। तुम्हारे साथ ये किया तो उसके साथ ये करो। सिर्फ ये सिखाया जाता है। माफी मांगने का सिंपल सा मतलब है कि आपने एक इवोल्ड सोल ही माफी मांग सकते है, एक हायर सोल ही माफी मांग सकती है। लोअर लेवल की सोल माफी मांग ही नहीं सकती। पहली बात तो अगर आप माफी मांगने के लिए आपका मन तैयार है, तो डेफिनेटली आपकी सोल जो है ना, एक अच्छे लेवल की सोल है, जो कम से कम अपना सुधार चाहती है, और ये बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए। राइट। तो ये इसके लिए जो है, इतना भी अगर आप तैयार हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी सोल की बहुत अच्छे लेवल की अवेकनिंग हो चुकी है। अगर आपकी सोल तैयार इस बात के लिए, तो जरूर वो होना चाहिए। राइट। जी जी, हाँ, थैंक यू और आई एम सॉरी। आई थिंक वो मैं भी रोज सुबह करता हूँ उठ के कि
थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो भी भगवान ने दिया, चाहे गलत भी दिया हो, क्योंकि वो गलत में भी कुछ लेसन होता है, राइट? राइट, राइट। तो साइकिक पावर्स की जहाँ तक बात है, तो एक तरह से तो जिसे ब्लैक मैजिक, जो तंत्र में ब्लैक मैजिक होता है, व्हाइट मैजिक, एक तो उस तरह से देख सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं कि हमारी वो नेचुरल पावर्स हैं गॉड गिफ्टेड, तो उसको अवेकन कर सकते हैं, राइट? तो आप जो भी राइट। जिस भी तरह से आप देखना चाहें, तो शायद तंत्रा का अलग टॉपिक है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। बट नॉर्मली जो हमारी जो पावर्स होती हैं, जैसे फोन आने से पहले हमारी शायद साइकिक पावर्स ज्यादा होती थी, राइट? तो उसके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे कि जैसे आजकल जीपीएस है, ये सब हो गया है, तो हमने अपना वो पावर्स यूज करना भी थोड़ा कम कर दिया है शायद। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, साइकिक पावर्स या सिद्धीज के बारे में? साइकिक पावर्स भी बहुत होती हैं, अगर आप इन पे थोड़ा-सा काम करें, तो आप पाएँगे कि आप अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया, अगर आप थर्ड आई पर एक्टिवेशन पर काम करते हैं, तो साइकिक पावर भी होती हैं, जो डेफ़िनिटली आप उस पर काम कर सकते हैं और आप अपने आप को पहचान भी सकते हैं, अपनी उन पावर्स को। बहुत से लोगों के अंदर हिडन भी होती हैं, बहुत सी चीज़ों को एक्टिवेट किया भी जा सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी क्लास में भी हम एक्टिवेशन, जैसे एडवांस थर्ड आई की क्लास होती है, उसमें हम एक्टिवेट करने का प्रयास भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओवरऑल इसमें हम कहें तो देखो, पावर्स आपके थर्ड आई में हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ये रहता है कि हम बाकी चक्रों को भी एक्टिवेट करें। अब चक्रों को भी एक्टिवेट करें, तभी हम दोनों लेवल पर, पहले नीचे के चक्र अगर एक्टिवेट होंगे तो थर्ड आई एक्टिवेट होती है एक सर्टेन लेवल पर जाकर, राइट? और फिर तो उसके मतलब बाद सीधा नहीं करना चाहिए, मतलब कि नीचे से ही ऊपर जाना चाहिए? मेरा ऐसा ही मानना है कि दोनों लेवल पर हमेशा नीचे से ऊपर ही जरूर जाना चाहिए, है ना? अनलेस क्योंकि कि जब तक आपने पास्ट लाइफ में अगर कुछ किया है तो उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नीचे के चक्र एक्टिवेट होने मैंडेटरी हैं। अगर नीचे के चक्र एक्टिवेट नहीं है तो व्यक्ति के अंदर लोअर जो डिजायर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती। अब उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति की अगर थर्ड आई खुल जाए और उसकी अभी सेक्सुअल डिजायर्स ही पूरी नहीं हुई हैं, अभी वो उसी में अटका हुआ है, तो वो थर्ड आई खोल के भी कोई बहुत पुण्य नहीं कर देगा, और वो वो वही मिसयूज हरकतें भी करेगा। हाँ, मिसयूज भी मिसयूज ही करेगा, वो ज्यादातर लोग करते हैं। हमारे यहाँ पर एक मुंबई की वर्कशॉप में हम दे रहे थे वर्कशॉप, वहां पर एक बंदे की थर्ड आई एक्ट पे हमने काम किया। उसने बहुत जिद करके हमसे अटैचमेंट लेके बोला, हमें मुझे मेरी थर्ड आई एक्टिवेट कर दो। कुछ टाइम के बाद मतलब उसकी चलो हो गई, हमने प्रार्थना करी, कुछ प्रयास किया, एक्टिवेट हो गई। कुछ टाइम के बाद किसी लड़की को फंसाने के चक्कर में उसने भी थोड़े से मैसेज करने, टेलीपैथी करना शुरू कर दिया, और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। और बहुत कुछ टाइम के बाद जब उसने ये 2-3 ऐसी हरकतें करी, अब किसी की इच्छा के अगेंस्ट आप उसकी टेलीपैथी करके उसकी थर्ड आई से उसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो, उसके थर्ड आई पे कुछ मैसेज कर रहे हो, डेफिनेट बात है ना। बात ये हो कि उसके भी डिजायर्स तो उसी लेवल की हैं, और वो बात उसने इतनी बड़ी सीख ली है कि मुझे थर्ड आई से लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो हरकतें तो वही करेगा अभी भी। फिर बाद में हमने उसकी थर्ड आई को डीएक्टिवेट किया और फिर उसे आगे के लिए वार्निंग दिया कि अगर इसी हरकत तुमने दोबारा करी तो फिर तुम्हें कभी जीवन में एक्टिवेट नहीं हो पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि एक बंदर के हाथ में तुम स्टेन गन पकड़ा दोगे, AK-47 पकड़ा दोगे, तो वो देश की रक्षा नहीं करेगा, मार डालेगा किसी न किसी को, खुद को ही मार सकता है। जी। तो तो ये इसीलिए पता पहले कैसे, हाँ जी, सॉरी जी टू इंटरप्ट, ये पता कैसे चलेगा, जैसे मैं थर्ड आई करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि नीचे के एक्टिवेट हो गए या नहीं? नहीं, बिल्कुल पता चलता है। अगर आपकी डिजायर्स अभी भी किसी भी इंसान के अंदर, इतना तो पता लगता ही है ना, जी। अभी भी उसकी डिजायर्स पे उसका दिमाग रहता है, अभी भी उसके मन में खाने पीने की वासनाएं, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स, उसके घूमने फिरने की इच्छाएं, या किसी को दुख देने की इच्छा भी अगर उसके मन में अगर पेंडिंग है, अभी उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा खत्म नहीं हुई है, इतना तो सब इंसान अपने अंदर झांक के देख ही सकता है ना। लेकिन अगर वो खाने खत्म नहीं हुई है पीने तो उसका की कोई अर्थ नहीं है। लेकिन खाने पीने की, सर्वाइवल की, सेक्सुअल डिजायर्स, वो नहीं नहीं, सब वो तो वो वो होती। वो भी आसान नहीं है ना। आप सोचिए, सेक्सुअल डिजायर देखो अपने लेवल पर एक चीजें होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो चीज आउट ऑफ द वे जा रही है, हाँ, वो वो समाज की बैलेंस, अच्छा व्यवस्था वो के एक्सट्रीम, खिलाफ जा रही है, तो ये हो ही रहा है ना, वो हो ही मतलब रहा वो है ना। आप बैलेंस, सोचिए जब अगर बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि
ज़्यादा एक्सट्रीम में अगर जा रही है कोई भी खाने की या सेक्स की या फिर सर्वाइवल की, तो मतलब कि अभी नीचे वाले में काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, और पैसे की भी लोग यही करते हैं। मैंने देखा है लोग तांत्रिक हाँ, शक्तियां पाकर भी लोग इनका पावर्स। यही यूज करते हैं। किसी के धन चुरा लाओ, नेगेटिव शक्तियों को कंट्रोल करके उसका धन चुरा लाओ, उसका पैसा चुरा लाओ। भाई यही या कुछ पावर करना के था लिए तो भी है। हाँ, सीधे तरीके से कर लो, हाँ, सीधे फेम तरीके के से लिए करो भी, ना। फेम या पावर हाँ, के लिए भी। फेम के लिए भी। तो जी, जी। खेल तो झूठ का ही है ना, फिर मजा तो नहीं आया ना। इतनी बड़ी अगर तुमने सिद्धियां पाई और आध्यात्मिक पावर्स का उपयोग भी केवल संसारिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए ही हुँ, किया, फिर अर्थ क्या हुआ? फिर मोक्ष की यात्रा कहाँ गई? फिर तो फंस गए तुम। और मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसा होते हुए, क्योंकि मैं लोगों के पास लाइफ देखता हूं, तो मैंने देखा है लोग ऐसे बुरी तरह से फंसे पड़े हैं, अपनी उन्हीं डिजायर्स के चक्कर में फंसे पड़े हैं। ये सिद्धि मिल जाए, वो यक्षिणी साध ली, वो अप्सरा साध ली, या उससे ये कंट्रोल करवा लिया, कोई भूत प्रेत को साध के उसको कंट्रोल करके उससे ये करवा रहे हैं, वो कर तो अल्टीमेटली वही लोअर क्लास चीजें ही रहे हो ना। सुधार तो हाँ नहीं जी। हुआ ना। यात्रा अध्यात्म की किस लिए करनी थी? आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ तो ये था कि अपनी आत्मा के कल्याण का उपाय किया होता। जो जन्म जन्म से जो रीइंकारनेशन हो रहा है उसका उपाय किया होता, लेकिन वो ना करके सिर्फ कार्नल डिजायर में ही अटके पड़े हो तो फायदा क्या हुआ? जी, जी। तो मतलब कि नीचे वाले चक्र से पहले शुरू ना, मतलब नॉर्मल जो इंसान है वो नीचे वाले चक्र से, सो उसका बेस्ट, क्योंकि काफ़ी आजकल तो यूट्यूब वगैरह की वजह से इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, तो अगर कोई घर पे बैठा है और वो मतलब कहीं जा नहीं सकता, तो उसके लिए ईज़ीएस्ट मेथड क्या है, मतलब कि चक्रास एक्टिवेट करने का? देखो, एक तो एक बात समझने की है कि कुछ भी चीज जो है वो इतनी आसान नहीं होती। आप कोई भी चीज, एक छोटी से छोटी लर्निंग, कार भी सीखनी हो तो किसी के पास जाके सीखते ही हो ना। ये थोड़ी है कि बस यूट्यूब से देखा और चलाना शुरू कर दिया, नहीं ना, इतना आसान नहीं है। जब आप इतनी छोटी सी बात के लिए भी किसी के गाइडेंस मांगते हो, हुँ। तो इसी बात यहाँ पर ये भी है कि आध्यात्मिक जर्नी जो कि बहुत ही बारीक है, उसके लिए भी गाइडेंस तो होनी चाहिए। जिससे आप गाइडेंस मांग रहे हो वही आपका टीचर है। चलो गुरु मत बोलो, लेकिन टीचर है। तो जी। टीचर के गाइडेंस में ही कोई काम करना बेटर रहता है। कहीं तो सीखोगे ना, किसी को तो पता है, आपसे ज्यादा पता होगा हुँ। दुनिया में बस। तो इसीलिए वो लर्निंग प्रॉपर लेनी चाहिए। इवन इफ कोई घर से बाहर ना जाए, अब तो ऑनलाइन भी सारी चीजें उपलब्ध है, पर लर्निंग लिए बगैर ऐसा करना डेंजरस है। तो मैं नहीं कहूंगा सिंपली आप बैठ के चैंटिंग शुरू कर दो। हाँ, बेसिक मेडिटेशन किया जा सकता है। लम वम रम यम जो बेसिक बीज मंत्र है उसकी चैंटिंग की जा सकती है, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। ये अब पता होना चाहिए कि केवल इतना ही नहीं होता। जो टीचर्स हैं, जिनको पता है, जिन्होंने इस पर मेहनत की हुई है, डेफिनेटली वो जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है, इतनी छोटी सी बात नहीं है। बट हाँ, ये होता है कि क्योंकि जब जब आप ऐसा कुछ करते हो तो बहुत सारे पड़ाव आते हैं उस दुनिया में, उस चीज में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे हुँ। डायमेंशन होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उसमें सुधार का उपाय जरूर वो भी होता है। तो पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इतनी बात समझ के की जाएगी तो फिर ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो साइकिक पावर्स के लिए, मतलब पावर्स भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ स्पेशल है, क्योंकि हमारे अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए मतलब थर्ड आई एक्टिवेट होना ज़रूरी है? अ, यस, मेरे ख्याल से तो थर्ड आई का एक्टिवेशन जो है मैंडेटरी है। बाकी कुछ चीजें छोटी मोटी और भी एक्टिवेट वैसे भी हो जाती हैं कोई साधना से। मैंने फिर कहा ना, जैसे वही कहा, अगर आपने कोई पावर्स अब दो तरीके से हो सकती है। जैसे आप किसी के मन की बात जानना चाहते हो या किसी का ऑरा देखना चाहते हो। देखो, मैं बेसिकली यहीं से शुरू करता हूँ। या फिर इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हो। अब इंट्यूशन पावर का मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म विचार हैं या सूक्ष्म ऑरा है किसी व्यक्ति के चारों तरफ, आभा मंडल है, आप उसे पढ़ सकते हो। अब उसको हुँ। पढ़ने के लिए कुछ तो प्रैक्टिस चाहिए। नॉर्मली हम उसको त्राटक से शुरू करते हैं। अब त्राटक में जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करते हो, लंबे समय तक उसकी तरफ देखते हो, तो केवल पॉइंट ही नहीं दिखता, उसके चारों तरफ का एक सूक्ष्म मंडल भी दिखाई देने लगता है। तो हुँ। उसी से हम शुरुआत करते हैं। एक बार अगर आपको एक मोमबत्ती के चारों तरफ, एक कैंडल के चारों तरफ का अगर आभा मंडल दिखाना शुरू हो गया, तो डेफिनेट बात है कि वो आप किसी व्यक्ति के चारों तरफ का आभा मंडल भी देख पाएंगे। एटलीस्ट यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। अब जब आप इस लेवल पर पहुंच गए, फिर आप इंसानों का जब ऑरा देख पाते हैं, तो आप उसके सूक्ष्म विचारों को भी पढ़ पाते हैं। हुँ। मतलब बारीक विचारों को पढ़ पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। जिसमें एक बार अगर आपको सामने वाले के विचार समझ में आने शुरू हो गए, राइट, तो हुँ। विचारों का मतलब यहाँ पर क्या हो, आप उसकी उसके मन की जो सोच है उसको आप पकड़ पा रहे हो।
एनर्जी धीरे धीरे जिसको इसी कहते हैं, हाँ। एनर्जी को आप सेंस कर पा रहे हो, जी, जी। तो इसी को हम माइंड रीडिंग बोलते हैं कि आपने माइंड को रीड करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, आप उन सूक्ष्म जगत की चीजों को आपने पकड़ना शुरू कर दिया। तो और इसका फिर हम इसी के साथ दूसरा पहले शुरू हो जाता है, अगर आप किसी के विचारों को रीड कर सकते हो तो कुछ सूक्ष्म तरंगे जनरेट करके टेलीपैथी भी कर सकते हो, उसके हाँ, वो माइंड में कुछ चीजें डाल भी सकते हो थॉट फोकस ट्रांसफर करके, जिसको कहते हैं, हाँ, थॉट ट्रांसफर थॉट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यस, तो इसका हम कुछ छोटा सा लाइव एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ऑरा रीड करके कुछ बताना चाहें, मतलब एज एन एग्जांपल कि क्या क्या उसमें रीड किया जा सकता है, अगर आप करना चाहें तो। देखो ऑरा पढ़ने में अगर मैं आपके ऑरा को देख रहा हूँ तो मुझे ऑरा में क्या दिखाई देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑरा में, आपका ऑरा का जो बेस कलर है वो वाइट है, वाइट में येलो का जो नेक्स्ट कलर है वो डोमिनेटिंग है, इसके अलावा ग्रीन कलर डोमिनेटिंग है और लाइट ब्लू कलर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि वैसे एक आपकी एक सोल एक प्योर सोल है, लेकिन उसमें कुछ चीजों की अभी चीजें पेंडिंग हैं, जो चीजों पे काम करना पेंडिंग है। जैसे एक जो आपकी कुछ विशेष हैं जो अभी अभी पेंडिंग है, जो पूरी नहीं हुई हैं, वो आपके मणिपुर चक्र के येलो कलर से रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी प्रकार से आपकी कुछ सेवा भाव आपके अंदर है, तो वो ग्रीन कलर आपके जो हार्ट के आसपास में है उससे रिफ्लेक्ट होती है। आपके थ्रोट का जो चक्र का कलर है यानी कि लाइट ब्लू कलर, वो डोमिनेटिंग कलर है, यानी कि आप बोलने में बहुत स्मार्ट हैं, चीजों को पकड़ पाते हैं, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, ये एक जीवन का एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा जैसे जो रेड कलर है वो कुछ मात्रा में प्रेजेंट है, इससे ये पता चलता है कि आपका रूट चक्र पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उसमें आपको कुछ काम करने की जरूरत है, सैक्रल पे भी कुछ काम करने की जरूरत है। इस तरह से वो चीजें पढ़ी जा सकती हैं, किसी के ऑरा को इस ढंग से पढ़ा जा सकता है कि व्यक्ति किस स्थिति में कैसे बिहेव करेगा। अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बट अभी के लिए एक ग्लांस में इतना इतना ठीक है। तो ये मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट का रीडिंग है, इससे पास्ट ऑरा से पास्ट का भी कुछ पता चल कि मेरे पास्ट के भी कुछ बता अगर सकते हैं हम ऑरा? डिटेल में जाएं तो ये पॉसिबल है, अगर हम किसी की थर्ड आई को देखना शुरू कर दें तो ये पॉसिबल है कि हम उसके पास्ट में भी जा सकते हैं। जब कोरोना टाइम पीरियड में हम लोगों ने इस टेक्निक को डेवलप किया था, क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आते थे, तो घरों पे बैठे हुए थे, लॉकडाउन में थे, तो उस समय में यही दिक्कत होती थी कि मतलब लोगों को समस्याएं तो हैं लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली हम उससे पहले पास्ट लाइफ हमेशा ऑफलाइन किया करते थे, मतलब सामने बिठा के किया करते थे, लेकिन कोरोना टाइम में हमने इस चीज को डेवलप किया और ये देखा कि उसके थर्ड आई से हम उसके माइंड में प्रवेश कर सकते हैं परमिशन के साथ, एंड वी कैन गेट सम डिटेल ऑफ दैट। तो उसके थ्रू उसको हमने प्रॉक्सी पीएलआर के नाम दिया हमने उसको, या थर्ड आई पीएलआर का नाम दिया, और फिर हम उससे ये निकाल सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति की हिस्ट्री को भी निकाला जा सकता है, अगर वो परमिट करे तो। बिना परमिशन के नहीं कर सकते हम ये। अच्छा, अच्छा। और दूसरा जो है साइकिक पावर्स में एक वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं कि लोग अपनी आत्मा को शरीर से निकाल के एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके मैसेजेस या देख सकते हैं, तो उसका उसका किस चीज से कनेक्शन है या उसकी मतलब प्रोसेस क्या है? देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो गया है, जागृत हो गया है, सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है, हमारी जैसे फिजिकल बॉडी है ऐसे ही हमारा एक ऑरा शरीर है, एनर्जी बॉडी भी है। तो एनर्जी बॉडी, अगर आपकी एनर्जी बॉडी की एनर्जी आपकी फिजिकल बॉडी की एनर्जी से ज्यादा हो गई है तो आप इस एनर्जी को इस शरीर से बाहर एक्टिवेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसका एक दूसरा पार्ट ये भी होता है कि जब आपकी एनर्जी बॉडी की एनर्जी आपकी फिजिकल बॉडी से कम हो जाती है तो शरीर उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देता है, जिसे हम मरना बोलते हैं। मृत्यु हो गई मतलब उसकी एनर्जी बॉडी की एनर्जी इतनी कम हो गई कि शरीर की एनर्जी के लायक नहीं रही, शरीर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। राइट, यहाँ उसकी एनर्जी हायर हो गई, हायर होके उस शरीर को वो इजीली छोड़ सकती है। हालांकि हर सामान्य इंसान छोड़ता नहीं है क्योंकि उसकी कभी हायर होती नहीं है। जो लोग अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जो प्योरिटी के साथ जीते हैं, अपनी साधना करते हैं,
या मंत्र जाप करते हैं, उनकी धीरे-धीरे उनकी एनर्जी हायर होने लगती है। जब एनर्जी हायर होने लगती है, तो फिजिकल बॉडी की एनर्जी से जब वो ऊँचा उठ जाती है, तो वहाँ से वो शरीर से बाहर निकल सकता है। इसकी कुछ अच्छा। टेक्निक्स भी होती हैं, जिसमें एक रोप मेथड बहुत फेमस है, मैंने यूट्यूब पर पूरे डिटेल हाँ, में वो जो डाला हुआ है, ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल पकड़ के संजय मल्लिक ऊपर अगर आप चल। देख हाँ, हाँ तो ये जी। पॉसिबल है, वो भी अच्छा, तरीका अच्छा। है, उससे निकाला जा सकता है। तो उसको डेवलप किया जा सकता है और शरीर से बाहर निकला जा सकता है। हम बहुत बार एस्ट्रल ट्रैवल करवाते भी हैं, हम लोगों ने किया भी है और एस्ट्रल जी। ट्रैवल करके हमने बहुत सारी राज़ जानने की कोशिश करी है। हमने यहाँ तक कि शिवलोक की यात्रा भी उसमें करके देखी है। हमने यमलोक की यात्रा भी करी है, पितृलोक भी जाकर देखा है, ऐसे बहुत सारे लोकों की यात्रा करके देखी है। और जब मैं कह रहा हूँ तो केवल मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हम करवाते भी हैं। हाँ हमारे जी। एक कोर्स में हम खास तौर पे जर्नी बियॉन्ड डेथ करके हमारा एक कोर्स है, जिसमें हम बियॉन्ड डेथ जो है ये कोर्स करवाते भी हैं, जहाँ पर हम यात्रा करवाते हैं, उस व्यक्ति को बाहर की यात्रा भी करवाते हैं, आउट ऑफ द बॉडी यात्रा भी करवाते हैं। उसमें हम यमलोक तक की यात्रा करके देखे, तो हमने वो देखी है वो फैक्ट जो मैंने अभी आपको बोले कि शरीर से बियॉन्ड भी कुछ होता है या लाइफ रिव्यू जैसी कोई चीज होती है, जहाँ पर वो सब भी हमने देखा है, न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी देखा है, करवाया भी है। तो पॉसिबल है, तो टेक्निक के द्वारा पॉसिबल है। इसको मंत्र जाप से भी किया जा सकता है, सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट करके किया जा सकता है और थर्ड आई को एक्टिवेट करके तो किया ही जा सकता है। और दूसरा, आजकल तो वो प्लांट मेडिसिन आ गई ना, आयुर्वेदा, मशरूम, उससे भी हो सकता है, राइट? हो सकता है, मैंने सुना तो है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह अच्छा, नहीं अच्छा। सकता कि केवल एक मेडिसिन खाने से आपका शरीर आप उस चीज को देख पाओ, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हेलुसिनेशन जैसी कोई चीज होना तो और बात है कि कुछ देख पाए, ल्यूसिड ड्रीम्स आ गए, तो एक अलग बात है। लेकिन शरीर से बाहर निकल कर आप जाके किसी इतनी पावरफुल एनर्जी को झेल पाए, ये लगता नहीं है बिल्कुल भी। हमें हाँ बहुत जी। अच्छे से पता है, जब हम शिवलोक की यात्रा पर गए थे, तो वहां की इतनी हाई एनर्जी थी, इतनी हाई एनर्जी थी कि हम्म। हम जैसे अच्छे खासे मेडिटेटर्स को भी इतना बड़ा शॉक हाँ जी। लगा, उठा के पटक दिया गया हमें दूर। तो ये आसान नहीं था, हाँ जी, आसान हाँ जी, नहीं हाँ, था। हाँ जी, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैंने डीएमटी, ayahuasca, मशरूम, ये सब एक्सपीरियंस कर रखे हैं, तो इसलिए पूछ रहा था। तो जैसे आपने बताया, मुझे भी ऐसे ही लगा कि एकदम से, मतलब कई बार स्लो प्रोसेस पूछ रहा था, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है डीएमटी, ayahuasca, मशरूम्स वगैरह। तो जैसे आपने बताया कि एकदम से हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं और उसको ये नहीं पता लगता कि हैंडल कैसे करना है, और जो टीचर्स होते हैं, जो साथ में होते हैं, उनको भी इतना आइडिया नहीं होता। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मुझे भी ये लगता है कि जो प्रोसेस है साधना का, स्टेप बाय स्टेप, बट दी ओनली, मुझे ये लगा कि उसको एक्सपीरियंस करने से ये पता चल जाता है कि, मतलब प्लांट मेडिसिन के थ्रू या किसी भी ड्रग्स के थ्रू, कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, मतलब ये पहुंच सकता हूँ, बट जो इस तरीके से मैं पहुंचा हूँ, वो शायद तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि गोल एक बार दिख जाता है। एटलीस्ट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो ग्लिम्स जिसको कहते हैं ना, वो ग्लिम्स मुझे दिखा, बट फिर मुझे लगा नहीं, ये नेचुरल वे नहीं है वहां तक जाने का। राइट, राइट। मेरा भी इस मामले में यही ओपिनियन है कि इसको, जो चीज सिस्टमेटिक है तो उसको सिस्टमेटिक ही रहने दो। जहां अपने सिस्टम में कुछ ब्रेक किया, चीजें खराब ही होंगी, नुकसान ही होगा, क्योंकि बहुत नुकसान मैंने लोगों के होते हुए देखे हैं। जो शॉर्ट साधनाएं होती है ना, ये भी इसी कैटेगरी में आती हैं। जैसे किसी हाँ ने जी। अप्सरा साध ली, किसी ने यक्षिणी साध ली, कोई शॉर्टकट लगा के कुछ वहां से मिल जाएगा, कुछ वो बता देंगी, कोई ऐसी चीजें, बहुत खतरनाक होता है। इनका हाथ बड़ा खराब होता है, इनका एंड बड़ा खराब होता है। तो मैं सीरियसली रिकमेंड करता हूँ कि शॉर्टकट नहीं, कम से कम साधना में शॉर्टकट नहीं। तो आत्मा ये के जो, सुधार का एक प्रोसेस है। हाँ जी, ये जो साधु कई वो या तो गांजा या भांग, ये सब चीजें यूज करते हैं, तो वो भी, मतलब वो कहते हैं कि हम तो साधना के लिए कर रहे हैं, बट वो भी गलत है, वो भी। मेरे हिसाब से तो है। बाकी ये है कि एक, जब वो इतना हाई एनर्जी जोन में चले जाते हैं, अब सबके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सत्य है कि हाँ, जब एनर्जी क्राउन चक्र से ऊपर कुंडलिनी जोर मारती है और क्राउन चक्र से ऊपर की वो एनर्जी जब स्ट्राइक करती है, तो उस समय पॉसिबल होता है कि आपको उस समय उस एनर्जी को झेल पाने के लिए, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा
एग्रेसिव हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। उसको ठंडा रखने के लिए नॉर्मली कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है ऐसे किसी को, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन कभी अनुभव की बातों में नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता इसमें। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा अनरिलेटेड टॉपिक, जो अभी महाकुंभ मेला है इंडिया में जो चल रहा है, वहाँ पे सारे जो साधुस हैं इंडिया के वो एक साथ में आते हैं, तो इन सब तो इसके बारे में आपका कुछ ओपिनियन या उसका कुछ बेनिफिट क्या है उसका? नहीं, एक हाई एनर्जी ज़ोन है, आप उसको ऐसे समझिए कि एक हाई एनर्जी ज़ोन है, और वहाँ जाकर अगर किसी व्यक्ति को, देखो एक सबसे पहले तो आस्था बहुत बड़ी बात है कि चलो वहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उसके हिसाब से एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि सनातन धर्म की पावर को रिस्टोर करने के लिए लोगों को अपनी पावर दिखाना भी ज़रूरी है, अगर ऐसा ही कहा जाए। तीसरी बात ये भी है कि सभी संतों का एक साथ आना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता है। पहले जो है इस गैदरिंग में हमेशा धर्म चर्चा हुआ करती थी, हालांकि इस बार अब थोड़ी सुनने में नहीं आ रही इतना, लेकिन धर्म चर्चा का मतलब ये होता था कि जहां बैठ के अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन किया जाए कि लोग मानवता को सुधारा कैसे जाए, कल्याण कैसे किया जाए। तो बना तो इस एंगल से था चीजों को, लेकिन अभी उतना चीजें वैसी नहीं दिख रही हैं। बट मकसद तो यही था कि जन कल्याण हेतु सारे लोग मिलकर कभी ना कभी कार्य करें, और करना चाहिए भी। सही, जैसे हम दो लोग भी चलो एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ना, अर्थ क्या है कि चलो मेरा ज्ञान आप तक पहुंचे, आपका ज्ञान मेरे तक पहुंचे, मकसद तो यही है। बट ऐसे ही चर्चा वहां पे भी होनी चाहिए, बनना तो यही चाहिए। तो आस्था का महाकुंभ इसे इसीलिए कहा जाता है, बट फिर भी वैसा सब चीजें देखने को थोड़ी कम, और दिखावा आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया, ये बात भी सच है। पर ठीक है, चलो जो हो रहा है, कम से कम सनातन की को रीएस्टैब्लिश करने का जो एक प्रयास जो चल रहा है, उस एंगल से वो चीजें अच्छी हैं, उस चीजें मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो आपका क्या विजन है, क्योंकि 2025 में शायद आपका प्रोजेक्ट जो आश्रम भी खत्म, मतलब कंस्ट्रक्शन खत्म होने वाला है, उसके बाद जैसे आपने शुरू में बताया था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे लोग अटेंड कर सकते हैं प्रोग्राम, या फिर डोनेट कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वहां पर देखो हमने क्या बनाया है, हमारा बेस जो है वो ये है कि हम अवेकन कर पाए लोगों को, और खास तौर पे मृत्यु के आसपास अवेकनिंग हो। अब क्योंकि जो लोग संसार में क्या है, जो लोग एक तरीके से माता पिता जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा, उनको लगता है कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, या इस टाइप का। आखिर वृद्धाश्रम में कोई क्यों जाएगा, एक सामान्य इंसान के हिसाब से देखे तो वो कोई क्यों जाएगा? वो तभी जाएगा जब घर में सब कुछ नहीं मिल रहा है, किसी भी कारण से कोई ऐसी समस्या है। लेकिन हम उसको एक, तो बुढ़ापे का वो जो टाइम पीरियड है उसको एक पेनफुल मेमोरी ना बनाकर कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, उसको एक रिजुविनेशन का एक पॉइंट भी बना सकते हैं। अगर आपने जीवन भर थोड़ी बहुत मेहनत करी है, तो मृत्यु के समय में या उसके आसपास में, या थोड़ी सी उस एक मेच्योरिटी की एज में जाकर वो चीज खिलकर सामने आनी चाहिए। जब आपके पास कोई संसारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची हुई, तो आप खुलकर संसार अपनी भक्ति करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो, व्हाई नॉट? तो बस उसी का एक प्रयास है। उसके साथ साथ बाकी साधक भी हैं जितने मर्जी, तो उसमें हम थर्ड एक्टिवेशन का कोर्स भी कराते हैं, चक्र साधना है, योग समाधि है, डिफरेंट डिफरेंट आयाम हैं जो अध्यात्म के हम कवर करते हैं। प्लस समाज सेवा का एक बेस भी है वहां पर, विमेन एम्पावरमेंट है, मेडिकल कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, लंगर चिकित्सा इत्यादि ये सब चलता है। तो ये सब भी अपनी जगह पर उसके आयाम है, तो वो अपनी जगह पर है। हम अपनी जो प्रयास कर रहे हैं, लोग आ सकते हैं किसी भी रूप में आकर खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डोनेशन के थ्रू अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहें बुजुर्गों के लिए कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है सबके लिए। ये कब आत्मा के स्टार्ट कल्याण होने वाला है? जी। जो ओल्ड एज का जो आश्रम है वो कब स्टार्ट होने वाला है? बस अब अप्रैल में स्टार्ट होने का है, अप्रैल अच्छा, में है। अब उसी की बस उसकी कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कुछ एज की या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं रहने के लिए उधर? नहीं, कोई ऐसी विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है अगर, तो उसके लिए बस एक फॉर्म भर के उसको वो देना है। हम लोग अपने एक एक क्राइटेरिया पे हम जांच करेंगे, जिसके हिसाब से अगर बंदा ठीक लगता है हमें तो वो इट्स ओके। बाकी उसके सारे मतलब मतलब आधार कार्ड, सिर्फ वोटर आईडी वगैरह सब। जी। सिर्फ सीनियर्स के लिए है, या बाकी आश्रम वैसे भी नहीं, कोई भी बाकी लोग भी आ सकते हैं। सीनियर्स के लिए तो देखो वो तो वृद्ध वाला पार्ट तो अपनी जगह पर है, पर एट द सेम टाइम साधना के लिए लोग आके रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो साधना के लिए किसी सीनियर्स को के आना लिए है तो मतलब अच्छा,
लेकिन सीनियर्स के लिए मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी और ऐसी सब चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड यस, की जाती हमारी तरफ से ही है वो सारा, हम अपनी तरफ से ही करेंगे सारा, ऐसा ही उम्मीद अभी कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ से रहेगा। तो वो मतलब राइट। सब डोनेशन बेसिस पे चलेगा? नहीं, हम पूरा उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐसा बनाए जाएँ जिससे लोग कर सकें, कुछ कोर्सेज़ बनाए जाएँ। जैसे अभी भी हम वहाँ पर कोर्सेज़ के थ्रू ही चीज़ों को जो डोनेशन लेते हैं उसके थ्रू ही करवाते हैं। तो कोई व्यक्ति डोनेशन के मोड में ना जाना चाहे और केवल भई ठीक है, आप कोई कोर्स करोगे तो कोर्स के लिए फी पे करोगे, बाहर भी पे करोगे, वहाँ भी पे करोगे, पर वहाँ जो करोगे वो डोनेशन में जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पर इसी हिसाब से बनाया गया है कि इसी तरह से कोर्सेज़ की फ़ी के थ्रू लोगों से फंडिंग आए और फंडिंग से वृद्धाश्रम चले। और प्लस कुछ प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर होंगे, जैसे गौशाला है, गौशाला के अपने प्रोडक्ट होंगे हुँ। और कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स, कुछ ऑर्गेनिक खेती वहाँ पर की जा रही है, वो होगा। वुमेन एम्पावरमेंट में भी कुछ प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, तो सिखाया भी जाएगा और कुछ प्रोडक्ट बनेंगे भी उसको सेल करके। तो कोशिश है कि बुजुर्गों से या तो ना ही लिया जाए या फिर मिनिमम फीस ली जाए और फिर उसके बेसिस पे चीज़ें चलें, अच्छा। ऐसा। और आपका शायद कुछ एनजीओज़ के साथ भी पार्टनरशिप है, राइट? हमारा काफ़ी एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप है, अभी और लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, तो वो चलता रहता है। जिस भी एरिया में रहता है, उस एरिया में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक पर्टिकुलर एनजीओ है, उनके साथ रहता है और जन कल्याण के लिए और डिफरेंट रास्ते हैं उनके लिए। नेपाल में कुछ एनजीओज़ हैं, इंडिया में डिफरेंट एनजीओ हैं, उन सब के साथ कोलैबोरेशन चलता रहता है। और ड्रग्स का भी शायद ड्रग डी एडिक्शन का भी है यस, आपका? डी-एडिक्शन पर भी हमारा काम अभी है, उस पे अभी कुछ टाइम के बाद उस पर भी काम शुरू करेंगे, अच्छा। डी-एडिक्शन पर। और इंडिया से बाहर आपका क्या-क्या प्रोग्राम चल रहे हैं पार्टनरशिप में? इंडिया से बाहर हमारा लायंस क्लब के साथ हमारा प्रोग्राम चलता है। जैसे यूएस में एक प्रोग्राम है, यूएस में हमने प्लांटेशन का काम किया था। इसके अलावा अभी जो जैसे वहाँ पर इतना कैलिफ़ोर्निया में जो इतनी फायर वो कॉट अप हुआ है, उसकी उसको के लिए लोगों की हेल्प करने के लिए हमारी टीम सेल्फ अवेकनिंग मिशन ट्रस्ट जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अफ्रीका में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें मालावी करके कंट्री है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, तंजानिया में एक प्रोजेक्ट है और इसी तरह से सिएरा लियोनी करके एक कंट्री है, वहाँ पर उस पे हमारे 2-3 प्रोजेक्ट हैं। वहाँ पर हमारा ये प्रोसेस रहता है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि वहाँ पर एक कुछ लोगों को हम कुछ टाइम के लिए सपोर्ट कर दें फाइनेंशियली, फिर ये लोग बिल्ड अप करें। जैसे वहाँ पर हमने कुछ टाइम के लिए, उदाहरण के लिए, सिलाई मशीन भेजी थी। तो कुछ हमने 10-12 सिलाई मशीन का खर्चा अपनी तरफ से यहाँ से भेजा, उन लोगों ने खरीद करके उसको बोला कि जितना इससे पैसा आए, इतना परसेंट आप खुद रखो, कुछ पैसा रिसाइकिल करो, कॉमन जगह पर डालो और उस कॉमन चीज़ से और लोगों को भी सिलाई मशीन लेकर दो। तो इस टाइप से उसको रिसाइकिल करवाया, मनी की रिसाइक्लिंग प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली करके बोला, तो अब उनके पास कम से कम 35-40, हमने 10 एक हमने किया था, अब 40 के करीब लोगों को रोज़गार मिला है। इसी प्रकार हमने दूसरी जगह पर फसलों उगाने के लिए कुछ करे, तो वहाँ से भी चीज़ें ऐसी चली हैं। तो मकसद ये है कि लोग थोड़ा ऊपर उठ पाएँ, थोड़ा बेटर कर पाएँ। इंडिया में भी ऐसे अलग-अलग चल रहे हैं, नेपाल में भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ऐसे। अच्छा, तो मतलब कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट कुछ सोचता है मतलब कुछ पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहता है, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग? राइट, डेफ़िनिटली कर सकते हैं। कोई किसी रूप में अगर कोई सेवा करना चाहे, तो फ़ाइनेंशियल सपोर्ट हमारे पास मिल जाता है, कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ा बहुत हम उम्मीद करते हैं कि रीसाइक्लिंग ऑफ मनी, यानी कि एक तरीके से रीयूज़, बार-बार उसी को किया जाए, थोड़ी बहुत हेल्प की जा सकती है और उसको फिर बाद में बार-बार रीयूज़ किया जाए, तो वो एक लॉन्ग टर्म वो बन जाता है, सर्वाइवल इश्यू वो पॉइंट बन जाता है। अच्छा। आपका कुछ जैसे गुरुकुल कहते हैं उस टाइप का भी बना रहे हैं आप उधर? स्कूलिंग? गुरुकुल अभी ऑनलाइन चलता है, अभी कुछ टाइम के अच्छा। लिए बाल शिक्षा केंद्र के रूप में उसे बनाया जा रहा है। वही वृद्धाश्रम में ही मतलब एक फ्लोर पर, कि अगर बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाए और वैदिक धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में सिखाना या फिर उनको नैतिक शिक्षा के बारे में सिखाना, ये सब वहाँ पर सिखाया जाता है। शुरू हो चुका है या अभी? यस, उसकी एक क्लास हो चुकी है। अभी मतलब वंस इन ए व्हाइल एक क्लास होती है, अभी 15 दिन में एक क्लास रखी है, अभी धीरे-धीरे करके उसको और बढ़ाएँगे। अच्छा, एक मेरा फाइनल क्वेश्चन था बिफोर वी अप
आपका कुछ जापान, आप एक पॉडकास्ट में कुछ जापान से कुछ कनेक्शन बता रहे थे कि आपका यहाँ तो पास्ट लाइफ है या फिर आप रह भी चुके हैं जापान में, तो थोड़ा उसके बारे में जापान में मैं बताएंगे। लगभग 6 साल रह चुका हूँ। मैं 6 अच्छा, साल रह चुका हूँ। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपका एक तो पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है और दूसरा आप क्या कर रहे थे जापान में। जापान में मैं तब तो अपने उसी के लिए ही गया था, मतलब मैं एज़ ए इंजीनियर वहाँ पर अच्छा। गया था, तो वहाँ की मेजर कंपनीज़ के साथ हमने काम किया। एनईसी जापान करके कंपनी है, वहाँ पर हमने काम किया है। अच्छा। और इसके अलावा वहाँ की 7-8 और कंपनीज़ भी हैं, जिनके साथ हम एड हॉक बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे बहुत सारे काम हमने किए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो मेन लर्निंग थी, वहाँ की जो मेन जो चीज़ वहाँ से हम सीख के आए, जो चीज़ लर्निंग थी, वो मतलब जो वो साधनाएँ वो लोग कराते हैं, तो दिन में तो हम लोग ऑब्वियसली अपने प्रोजेक्ट वर्क ही किया करते थे, लेकिन इवनिंग या फिर वीकेंड पे जो है वो साधनाएँ हमने वहाँ पर बड़ी करी हैं। तो हम्म। वहाँ की कुछ बातें नोटिसेबल हैं जो हम सबको बताते हैं कि किस तरीके से वो लोग साउंड बाथ करवाते हैं, वहाँ पर नेचर की ओर किस तरह से किया जाता है, तो वो सब कुछ बातें ऑनसेन, हैं जो बहुत नोटिस। शायद ऑनसेन कहते हैं ना उसको, एक वहाँ पे हाँ, ऑन। उसमें काफ़ी बड़े अलग-अलग चीज़ें हैं उसमें, जैसे मैंने वहाँ अगर उनका रेकी सेशन अटेंड किया तो वो गोंग बाथ करवाते हैं, पूरा एनर्जी बाथ होता है, साउंड बाथ के रूप में करवाना। कुछ हर्बल वो चीज़ें देते हैं जिससे अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, खान-पान का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और मतलब पूरी साधना करवाते हैं और लोग बहुत केयरिंग हैं इस मामले में। हम्म। तो वो पार्ट हमने वहाँ पर देखा। तो उसके साथ-साथ ये है कि वहाँ पे जो मेरी पिछले जन्म की वहाँ पर कुछ पेंडिंग्स थे, कुछ ड्यूटीज़ थी, पेंडिंग थी, कुछ साधना मैंने वहाँ पर के कभी की थी, लेकिन वो अच्छा। अधूरी छूट गई थी, तो वहाँ पर जाकर वो साधना दोबारा से करी, तो उस काम को पूरा किया और बाकी कुछ लेन-देन था वो कंप्लीट किया। जापान के साथ अच्छा, ही कनेक्शन था। जापान के बारे में मैंने भी सुना है कि डिप्रेशन एक तो बढ़ा हुआ है और दूसरा वो है कि वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो शायद डिप्रेशन से ही रिलेटेड है। जापान की बहुत सारी समस्याओं में ये है कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव काम। होते हैं, अपनी बात बोलते नहीं हैं। जैसे अच्छा। हम लोगों के साथ एक एक अगर एक अमेरिकन और जापानीज़ को कंपेयर किया जाए, एक अमेरिकन को अगर कोई हर्ट करे, कोई तकलीफ हो गई, तो चिल्ला-चिल्ला कर अपनी बात कहेगा, राइट? लेकिन इंडिया में भी हम लोग कोई कम नहीं है, अगर कोई ऐसी बात आ जाए, तो हम चिल्ला-चिल्ला कर अपनी बात कहते हैं। बट ये लोग बहुत सेक्रेटिव होते हैं, अपनी बात बोलनी नहीं, दुखी होना है लेकिन किसी को बताना नहीं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उस तरीके से। सप्रेस्ड बहुत अपने आप को सप्रेस करते हैं, तो वहाँ की एक मेजर समस्या ये है। तो सप्रेशन से अगर बाहर आ सकें तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने देखा है कि हार्ड वर्क तो इतना ज़्यादा है कि बेहिसाब वो लोग मतलब मर मिटना। उस अगर हम्म। कोई वहाँ पर किसी नौकरी पे अपना काम करते-करते जॉब पर काम करते अगर कोई मर जाए तो उसे वो लोग शहीद की कैटेगरी में डालते हैं। तो जो अच्छा। कि अच्छा नहीं है लेकिन वो लोग उसको मानते हैं कि भाई शहीद हो गया ये बंदा और उसकी फोटो-वोटो टाँग देते हैं ऐसे जैसे वो शहीद हुआ हो। अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा महो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं कि तुम वर्कोहलिक जिसको कहते हैं, वर्कोहलिक। वर्कहॉलिक वो पागलपना बहुत है। मतलब 2-2 3-3 दिन घर ही नहीं जा रहे हैं, बैठे हैं वहीं पर ही, थोड़ी देर के लिए सो लिए, फिर काम चालू कर दिया रात के 3-3 बजे, 4-4 बजे। मतलब तो रोबोटिक उससे बात रोबोटिक बन रोबोटिक टाइप। हाँ, रोबोटिक तरह का काम हो जाता है। इमोशंस को बिल्कुल अपना साइड वाइज़ कर देते हैं, तो वो फिर बात बनती नहीं है, इसलिए वहाँ पर सुसाइड टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बताएँगे नहीं लेकिन सीधे मर जाएँगे। वहाँ पर एक बुक मैंने देखा था जब मैं वहाँ पर टोक्यो टावर में वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर मिला था तो उसने उसके बारे में जो पता लगा था कि ये सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है और उसने एक बुक लिखी थी हाउ टू डू सुसाइड एंड नॉट गेट कॉट। इस नाम से उसने एक बुक लिखी और वो वहाँ की बेस्ट सेलर में गई थी कि सुसाइड कैसे करें तो ये पकड़े ना जाएं। और उसके वो बेस्ट सेलर में गई तो बहुत बहुत अजीब सा उसके ऊपर बीबीसी पे पूरी रिपोर्ट आई थी कि इतनी टेंडेंसी क्यों डेवलप हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बात ये है कि सप्रेशन जो है ना विल ऑलवेज लीड टू डिप्रेशन। हम्म। तो खुद को सप्रेस नहीं करना, जो ओवरऑल हम्म। मेरी लर्निंग है वो ये है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई तकलीफ है तो बोलिए ना, चिल्लाइए, कहिए, लोग दुनिया को कहिए किसी तरीके से। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कैसे भी करके अपनी बात कहते हैं, तो कहिए। बजाय इसके कि आप डिप्रेशन में जाकर खुद को दुखी कर रहे हैं, उसकी बजाय अपने जीवन में सेल्फ लव क्रिएट कीजिए ना। अपने आप से प्रेम करना शुरू हम्म। करें, अपने आप को एप्रिशिएट करें। चाहे प्लस है, माइनस है, अच्छा है, जैसा है, ये जीवन आपका अपना अपना चुनाव है, अपना सिलेक्शन है। हम्म। और अगर आप खुद के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते, फिर आप दुनिया में और किसके प्रति प्रेमपूर्ण होंगे? वो तो बहुत बात की बातें हैं। तो खुद के प्रति एक लविंग अवेयरनेस का भाव आना,
यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, जिसको हम लास्ट में हम बोलते हैं कि अब ये व्यक्ति जो है, अब हम लाइफ कोच हैं, तो लोगों को लाइफ की वो कोचिंग देंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो कि उसके जीवन को ऊँचा उठाएगी। और कोई जी, व्यक्ति अगर हमारे पास आकर अगर सुधरे ना, तो फिर उसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसने अभी बहुत कुछ अभी पेंडिंग है। हुँ, तो मेरे कहने का मतलब ओवरऑल है कि मेरा जो मेन थीम है, खुद को सुधारना, बेटर कर पाना। मैंने बुक इस टॉपिक पर लिखी है, माइंड पावर से निखारें अपना व्यक्तित्व, और मैंने निखारा है। अब तक जैसे हमने कहा कि हुँ, 60 करोड़ के आसपास जो है लोग हमारे वीडियोज़ देखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कहीं न कहीं लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि कोई उनके बारे में बात करे। पीपल शुड टॉक जी, अबाउट मी। मैं मुझे हाँ, बाकी चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे अंदर सुधार हुआ कि नहीं हुआ? मैं अपनी समस्या से कैसे बाहर निकलूँ, मुझे बताओ। तो जी। पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट, राइट? हाँ, और वो चीज़ें वो अपने आस-पास वालों के साथ करना भी नहीं चाहते क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाती है क्योंकि इसीलिए कोचेज़ और लाइफ कोचेज़ और थेरेपिस्ट आई थिंक फ्यूचर राइट, में और भी ज़्यादा ज़रूरी होंगे क्योंकि फैमिली और येस, फ्रेंड्स के साथ वो लोग शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। राइट, राइट। तो उसीलिए ठीक है सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके और थोड़ा जाने से पहले आपका वेबसाइट तो मैं बता देता हूँ कि सेल्फ क्या नाम है? सेल्फ अवेकनिंग अवेकनिंग मिशन मिशन डॉट ओआरजी। डॉट ओआरजी। उसके अलावा भी आप सोशल मीडिया में कहाँ पे अवेलेबल हैं? संजीव मलिक लाइफ कोच के नाम से आप ढूँढेंगे तो हर जगह पर आपको यही सेम, या सेल्फ अवेकनिंग मिशन के नाम से हर जगह पर ऐसे ही ठीक मिलेंगे। है। आने वाला कुछ प्रोग्राम मैंने सुना था फ़ेब या मार्च में कुछ और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ बताएँगे इसके बारे में? फ़रवरी में हमने एंजल थेरेपी का कोर्स करवा रहे हैं और रेकी करवा रहे हैं, प्लस पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो होता ही है। और मार्च में जो है इसी को थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोग्राम रिपीट होगा, और एक तरीके से इनॉग्रेशन भी होगा वृद्धाश्रम का पूरी तरह से, तो वो भी प्रोग्राम रहेगा, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो होगा ही होगा। तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं सर। ठीक है। थैंक यू संजीव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एंड वेरी मच। होपफुली वी विल कंटिन्यू और भी बहुत क्वेश्चन हैं तो होपफुली नेक्स्ट टाइम वी कैन गो मोर इनटू द डिटेल्स ऑफ अदर टॉपिक्स। राइट, राइट। थैंक यू जी, ठीक थैंक है यू जी, सो मच। थैंक यू जी, नमस्कार।